बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीपीसी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जितने हमारे जुडिशल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आज का लेक्चर समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस्म के होते हैं और उनका जवाब किस लेवल पर जाकर दिया जाता है। एक्चुअली हमने एक आउटलाइन बनाना सीखना है कि प्रेपोजिशन का जो क्वेश्चन होता है उसकी आउटलाइन कैसे बनाई जाएगी और प्रेपोजिशन जब भी आएगी, प्रेपोजिशन कभी भी आपका एक सिंगल सब्जेक्ट सिंगल सेक्शन नहीं होगा। हर प्रेपोजिशन जो बनाई जाती है वो ऐसी होती है कि जो मल्टीपल सेक्शंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल रेमेडीज़ होती हैं। और एक चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की थी कि हमने इसको लेकर चलना है प्रोबेबिलिटी के अंदर। किसके अंदर लेकर चलना है? प्रोबेबिलिटी में लेकर चलना है। मीन्स जब भी हम इसको प्रेपोजिशन को हल करेंगे तो उसमें प्रोबेबल काजेज़ देंगे कि अगर ये हो तो क्या होगा और अगर दूसरी सिचुएशन हो तो फिर क्या होगा। अब पहले इस प्रेपोजिशन को आप पढ़ लें, समझ लें, फिर हम इसको हल करते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? अ विडो नेमली किरण। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उसको प्रॉब्लम बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि एक विडो है जिसका नाम क्या है? किरण है। वो करती क्या है? एंड हर सन सलमान फाइल्ड अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब एक्चुअली इसमें है क्या? एक सूट फाइल किया जा रहा है। किस चीज का? सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक सूट फाइल किया जा रहा है फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन कौन कर रहा है? एक विडो किरण है एंड हर सन सलमान फाइल्ड अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट पाकपतन। प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है? प्रॉपर्टी सिचुएटेड है पाकपतन में। पाकपतन सिटी में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एंड सलमान रिजाइड्स इन मुल्तान। और जो सलमान है वो क्या है? इसके अंदर हम लिखेंगे कि रेजिडेंट है। कहां का रेजिडेंट है? रेजिडेंट ऑफ मुल्तान। द सूट इज फाइल्ड इन सिविल कोर्ट मुल्तान। ये जो सूट फॉर पार्टीशन है ये कहां पर फाइल होता है? ये फाइल होता है सिविल कोर्ट मुल्तान। और सिविल कोर्ट मुल्तान में रहता कौन है? जो हमारा प्लेंटिफ है। सलमान इस केस में क्या है? प्लेंटिफ। हमें कहां से पता चलेगा? द सूट इज फाइल्ड इन सिविल कोर्ट मुल्तान। किरण चैलेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू रिटर्न द प्लेट। तो डेफिनेटली जो फाइल करेगा वो तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा ना, रिटर्न अपोजिट ही करेगा। तो सलमान रेजिडेंट ऑफ मुल्तान हमारा प्लेंटिफ है इस केस के अंदर, और विडो जो हमारी है किरण वो डिफेंडेंट भी है, और डिफेंडेंट के साथ साथ वो क्या चीज़ है? वो एप्लीकांट भी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन फाइल करती है। इस सूट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है रिटर्न ऑफ प्लेंट की। तो जो रिटर्न ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन है वो किस ऑर्डर के तहत आएगी? 710 के तहत आएगी। हमारा जो यहाँ पे एप्लीकांट है वो कौन है? वो विडो किरण है जो एक एप्लीकेशन फाइल करती है। किसके तहत? अंडर ऑर्डर 7 और रूल 10। किसके लिए? रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए। द कोर्ट हाउएवर पासेस एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द रिटर्न। और ये कौन सा है? जो हमारा सिविल कोर्ट है। कौन सी अदालत है? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या कर देता है? रिफ्यूज कर देता है। किस चीज को रिफ्यूज कर देता है? ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन को। एंड प्रोसीड्स अहेड टू एंटरटेन द सूट। नाउ किरण इज एग्रीव्ड। व्हाट विल बी हर पॉसिबल रेमेडीज? 4 रेमेडीज उसने यहां पर बताई हैं। कौन कौन सी? कैन फाइल अ रिव्यू इन द सेम कोर्ट, पहली ऑप्शन। कैन डायरेक्टली अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, दूसरी ऑप्शन। कैन फाइल अ रिविजन इन द हाई कोर्ट, तीसरी ऑप्शन। कैन प्रेफर एन अपील, जिसके आगे लिखा नहीं हुआ कि कहां पर। 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा? सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखेंगे कि क्या सिविल कोर्ट मुल्तान की जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन है तो उसका ये ऑर्डर वैलिड हो गया, फिर तो उसको रिटर्न ही करना चाहिए था।
और अगर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि 710 के ख़िलाफ़ कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन, सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, या विच कोर्ट हैज़ गॉट जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ मैटर ऑफ सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट पाकपतन। इसके लिए हमने उसको रेफरेंस किस चीज़ का देना है, हम उसको बताएंगे जी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। जब तक हम ये पूरा बताएंगे नहीं, सेक्शन 16 और इसकी जो सब क्लास है वो क्या है, वो है बी। क्या कहती है ये कि सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जुरिस्डिक्शन कौन डिस्कस कर रहा है, 16 क्लास बी, कि जब भी क्वेश्चन रेज होगा पार्टीशन किसका, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर डील किया जाएगा। इसको जब आप पढ़ें तो लिखा हुआ है शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो मैंडेटरी प्रोविजन के साथ लिखा हुआ है कि जनाब जो पार्टीशन का सूट है शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट in whose jurisdiction the suit property is situated। अब यहां पे हमने रुक जाना है, हमने पहले इस चीज को यहीं पे क्लियर करना है कि एज पर 16B और एज पर सेक्शन 16B लिखते तो मोर देन इनफ है। सेक्शन 16 इज अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ। शेल के साथ जो स्टार्ट होगी हमने उसमें लिखना कि ये क्या है, मैंडेटरी प्रोविजन। And it binds the parties that only suit for the partition of immovable property can only be filed in the court in whose jurisdiction the property is situated. As in the current case, the property is situated in Pakpatan, so only civil court Pakpatan has got jurisdiction to adjudicate the said matter. It means that civil court Multan has got no jurisdiction. यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। अगला स्टेप क्या है कि फाइलिंग, दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी कौन सी, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 बाय द एप्लीकांट। अब उस स्टेप पर चल जाएंगे, वहां पर क्या होता है। वहां पर पहला स्टेप तो हमने ये क्लियर कर दिया कि जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है, और साथ अपना कमिट दे दिया कि जनाब सिविल कोर्ट मुल्तान की जुरिस्डिक्शन इसके अंदर नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में चलेगा। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि क्या उसका एप्लीकेशन फाइल करना ठीक था या नहीं था। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनी फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 बाय एप्लीकांट नेमली किरण। हम पूरा उसको लिख भी सकते हैं, बाय एप्लीकांट नेमली किरण, और ब्रैकेट में उसको क्लियर कर देंगे कौन है, वीडियो है। तो अगर हम देखें तो क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं है, जब किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसके लिए उस अदालत को क्या करना चाहिए, प्लेंट को रिटर्न करना चाहिए। अगर वो खुद से रिटर्न नहीं करती तो आप उसको क्या देंगे, एप्लीकेशन। तो इसने जो 710 की एप्लीकेशन दे दी रिटर्न ऑफ प्लेंट की, तो क्योंकि सिविल कोर्ट मुल्तान के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी लिहाजा उसको प्लेंट जो है वो रिटर्न करना चाहिए था। उसने क्या किया, उसने, अब यहां पर पॉइंट समझना है, उसने क्या कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया। सिविल कोर्ट मुल्तान ने क्या किया, यहां पर सिविल कोर्ट मुल्तान रिफ्यूज्ड द एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। अब क्या होगा, अब यहां पर आप रुक जाए। अब आपने यहां पर उसको दो बातें बतानी है। पहले कौन सी दो बातें बतानी है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ऑर्डर्स पास्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। तो जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तो रेमेडीज में हम कहां पर चले जाएंगे। अब उसमें पहले हमने उसको क्लियर करना है कि इफ द कोर्ट रिटर्न्स द प्लेंट, ये अलग अलग है। 710 में दो चीजें हैं,
मैंने 710 क्या कर दी, दे दी, और 710 में अदालत ने क्या किया, अदालत ने मेरी 710 मानी और प्लेंट को क्या कर दिया। अगर ये क्वेश्चन की दूसरी सूरत बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि ऑन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 द कोर्ट रिटर्न्स द प्लेंट, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल विद सलमान। तो सलमान यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी दोनों पूछ सकता है कि इसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी दे देगा कि इफ़ कोर्ट रिटर्न्स, तो सलमान के पास क्या ऑप्शन है, और इफ़ कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिटर्न, तो फिर किसके पास ऑप्शन पूछेगा, वो एप्लीकांट के पास। अगर कोर्ट रिटर्न करता है तो रिटर्न के लिए क्या है, अब आप ऑर्डर 43 खोल लें, ऑर्डर 43 1A में आप चले जाए, खोल लें, किताब होनी चाहिए आपके पास, जब तक वहाँ से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो देखिए 710 में जब कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करता है तो इसके ख़िलाफ़ जो ऑप्शन होती है वो अपील होती है, बात जहन में रख लें। अब ये हमें कहाँ से पता चला, आप ऑर्डर 43 खोल लें, ऑर्डर 43 जब आप खोलेंगे उसके ए में आप चले जाएं, ऑर्डर 43 और उसका ए पढ़ें आप। ऑर्डर 43 ए कहता है कि एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7 रिटर्निंग अ प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट, किस मकसद के लिए, क्लासेस फ्ला फ्ला एंड शेल बी ओमिटेड। उसने क्या कहा कि इन सूरतों के अंदर एन अपील शेल लाए फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो अब ये एक पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हुआ, ऑर्डर 43 हम उसको बताएंगे कि अगर वो रिटर्न कर देता तो 43, ऑल दो उसने ये हमसे नहीं पूछा, बट क्योंकि हमें ये पता है हमने वो चीज़ उसको बतानी है कि भाई दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर रिटर्न होता तो 43 1A में इसको क्या किया जाता, अपील लाए करती। इन केस ऑफ रिटर्न लिखा होगा ना कि इन केस ऑफ रिटर्न, अगर वो रिटर्न कर देगा तो अपील है, और यहाँ पर उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, और रिफ्यूज़ करने के बाद क्या किया, वो प्रोसीड कर गया आगे। जब उसने रिफ्यूज़ किया और आगे प्रोसीड किया, तो अगर हम बात करें रेमेडी की, अब आप खोलें सेक्शन 114। 114 कहता है कि सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड। पहली बात है कि अपील अलाउ है, अपील अलाउ है, बट प्रेफर ना की जाए तो रिव्यू कर सकते हैं। तो समझ आई कि अगर 710, क्योंकि अपील अलाउ है ना, तो इस पर भी रिव्यू हो सकता है, क्योंकि उसने बताया कि जहाँ पर अपील बनती हो और अपील नहीं करेंगे तब भी क्या फाइल होगा, रिव्यू। इधर अपील बनती थी, अगर कोई अपील ना फाइल करे तो वो क्या फाइल कर सकता है, रिव्यू। लेकिन हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि उसने क्या कर दिया है, उसने 710 को क्या किया है, रिफ्यूज़ किया है, और रिफ्यूज़ की सूरत में हमारे पास अपील का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि उसने कहा है कि जब वो रिटर्न करेगा तो अपील होगी। अगर रिटर्न उसने नहीं किया और मेरी उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया है तो फिर क्या होगा, रिफ्यूज़ कर दिया है तो रिफ्यूज़ करने की सूरत में सेकंड ऑप्शन है बाय अ डिक्लेयर ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोड अकॉर्डिंग टू 114B। अब यहाँ पर हम फिर उसको हवाला बराबर किसका दे देंगे, 114B, रिव्यू होगा। रिव्यू क्यों होगा, फर्स्ट ऑप्शन है रिव्यू 114B। रीज़न कि हर वो ऑर्डर जो अपीलेबल नहीं होगा उसके खिलाफ आप क्या फाइल कर सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, और वो क्या डिस्कस करना है, वो ये डिस्कस करना है कि जो रिव्यू है इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। रिव्यू का स्कोप क्या है, बहुत। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि रिव्यू का स्कोप बड़ा ही क्या है, लिमिटेड है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए बाय डिसीजन रेफरेंस नथिंग कंटेन। तो क्या 114 में कहीं लिखा है कि इसका स्कोप लिमिटेड है, नहीं लिखा। अब अगर मैं इस पॉइंट पे उसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि जी 114 का स्कोप बहुत क्या है, लिमिटेड है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको यहाँ पर केस ला देना पड़ेगा कि क्योंकि फ़लाँ केस ला में ये डिसाइड किया गया है कि जो 114 अजाना जैसे। देखिए जी, अगर हम ये कहते हैं कि ऑल दो एज़ पर 114B वेयर देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ अपील, हम क्या फ़ाइल करेंगे, रिव्यू फाइल करेंगे। अगर हम यहाँ पर हैं तो रिव्यू फाइल हो सकता है। लेकिन अगर हम कोर्ट के डिसीजंस को पढ़ते हैं
तो यहाँ पे कोर्ट कहता है अ रिव्यू इज़ नॉट अ रूटीन प्रोसीजर। ये जो रिव्यू है कोई रूटीन प्रोसीजर नहीं है। अ रिव्यू इज़ नॉट अ रूटीन प्रोसीजर, कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स अर्लियर ऑर्डर unless satisfied that the material error manifest on the face of the record undetermined its soundness or results miscarriage of the justice। कि जब तक कोई ऐसी चीज़ जो वो कहता है कि यार पहले मुझसे अनएड्रेस रह गई है, अगर वो उसको एड्रेस करता है और उसको एड्रेस करने से फैसले पे फ़र्क पड़ता है तो तब वो रिव्यू करेगा, पहली बात। दूसरी बात है सब्सिक्वेंट इवेंट्स कैन बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। कोई ऐसी चीज़ जो पहले नहीं थी और बाद में आई, यहाँ पर तो क्लियर है कि उसने बताया कि जी प्रॉपर्टी किधर है, पाकपतन में है, तो इसमें तो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं। तो फिर इसमें अगली ऑप्शन है द जुरिस्डिक्शन टू रिव्यू इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज़ नॉट टू बी टेकन एज एनालोगस टू एन एपेलेट जुरिस्डिक्शन। कि जो आपका रिव्यू है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अदालत अपने हर फैसले को रिव्यू करती रह जाए, बहुत लिमिटेड स्कोप है और अदालत इसको जब एंटरटेन करेगी तो हर हाल में एंटरटेन नहीं करेगी। अब यहाँ पर हम फिर उसमें इफ़ एंड बट में आ जाएंगे कि अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कोर्ट क्या करती है, उसको रिव्यू कर सकती है। लेकिन हमने तो उसको सारी ऑप्शंस बतानी है कि इसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पहली ऑप्शन कौन सी मौजूद है, रिव्यू की। हमने उसको बताना रिव्यू क्यों मौजूद है, 114(b) के मुताबिक रिव्यू क्यों मौजूद है। रिव्यू इसलिए मौजूद है कि जहाँ पर अपील फाइल नहीं हो सकती वहाँ पर क्या फाइल होगा, रिव्यू होगा। अब आगे चलते हैं, कोर्ट ने किया क्या है। यहाँ पर जब कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया तो कोर्ट ने किस प्रॉपर्टी को एंटरटेन किया, जो पाकपतन में है, और वहाँ पर शेल था कि शेल भी फाइल्ड कहाँ पर होगी, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो मींस कोर्ट एक ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने जा रही है विच इज़ नॉट वेस्टेड इन इट। यही बात है ना कि उसको इख्तियार नहीं है और वो एक ऐसा काम करने जा रही है जिसका इख्तियार उस अदालत को नहीं है। तो अब यहाँ पर आप खोलें 115। जब आप 115 खोलेंगे तो वो कहता है कि हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड, क्योंकि अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ कि कोर्ट ने किया क्या। जो रिफ्यूज़ल ऑफ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 7 अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 बाय कोर्ट अमाउंट्स टू, क्या अमाउंट करता है, अमाउंट्स टू, इसमें हम प्रॉपर एक वर्ड लिखेंगे, ये अमाउंट करता है 115 के मुताबिक हैव एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड in it by law, have exercised a jurisdiction not vested in it by law। तो अदालत का 710 को रिफ्यूज़ कर देना और 710 को रिफ्यूज़ करने के बाद क्या करना, जस्ट ए मिनट। अच्छा जनाब, अब देखें रिवीजन की जब हमने बात की तो रिवीजन में क्या हो गया कि रिफ्यूज़ल ऑफ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 बाय कोर्ट अमाउंट्स टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। हम इस फैसले पे कहाँ पर पहुँचे, हम इसलिए इस फैसले पर पहुंचे कि पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो जिस अदालत के पास जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ क्या है, सिविल कोर्ट पाकपतन। तो क्योंकि इस मुकदमे को मुल्तान के सिविल कोर्ट का एंटरटेन करना अमाउंट्स टू कि वो ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने जा रहा है जो उसमें वेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पर 115 ने कहा द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड इन एनी केस विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू एंड इफ सच ऑर्डर ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स। तो इसने 115 के जो अल्फाज हैं उसने किसको कहा, 115 ने कहा कि जनाब ये तो फाइल किया जाएगा कहाँ पर, हाई कोर्ट में। टाइम भी बता दिया, टाइम कितना है हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करने का, 90 डेज़।
हाई कोर्ट उसमें डिसाइड कितने अरसे में करेगा, वो करेगा 3 मंथ्स। अमेंडमेंट है 3 मंथ्स में क्या करेगा, डिसाइड भी करेगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। लेकिन अब एक इसमें जो नया कन्फ्यूजन आया वो क्रिएट यहाँ पर हुआ कि जब हमने पढ़ा द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस decided by a court subordinate to such district court in which no appeal lies and the amount or value of the subject matter whereof does not exceed the limits of the appellate jurisdiction of the district court। अब देखें कि हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि क्या ये रिवीजन हाई कोर्ट में लाए करेगा या नहीं करेगा। जो बात मैंने आपसे पूछी थी वो ये थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन और रिविजनल जुरिस्डिक्शन वो लिमिटेड है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है। ये बात जहन में रख लें। क्या मैंने बताया बेटा कि जो सिविल कोर्ट है उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अनलिमिटेड है, बट रिविजनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो अगर ये मैटर रिविजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉल नहीं करता तो रिवीजन विल बी फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर द हाई कोर्ट। अब हमने पहला तो उसको ये ऑप्शन भी क्लियर किया कि यस द रिवीजन मे बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115, क्योंकि अपील लाए नहीं करती और कोर्ट ने वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया जो उसमें वेस्टेड नहीं है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर is more than the revisional jurisdiction of the district court। फिर एक अगला सवाल आ जाता है कि अगर वो चीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रिविजनल जुरिस्डिक्शन में है, क्या इवन देन हाई कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकता है? इसका जवाब अगले पैराग्राफ में आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? इफ़ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ केस विद इन द कंपिटेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन मेड। दोबारा गौर से पढ़ें, इसलिए मैंने कहा कि जब तक बेयर एक्ट को पढ़ेंगे नहीं ना, जवाब यहीं पर मिलेगा। गौर से पढ़ने पर पढ़ें कि इफ़ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस विद इन द कंपिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऊपर वाला तो डिस्कस हमने कर लिया कि विच वाज नॉट इन द कंपिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डायरेक्ट कहाँ पर चला जाएगा? हाई कोर्ट में। अगर वो केस इन द कंपिटेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो क्या होगा? कंपिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन मेड आइदर टू हाई कोर्ट आर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर हो गया जनाब कि जो चीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कंपिटेंस में है वो भी आइदर टू हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट को उसने इंपावर किया है। रिवीजन में हाई कोर्ट को इंपावर किया गया है कि हाई कोर्ट अपने किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट उसके जो डिसीजन आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन है उसको वो क्या कर सकता है? एंटरटेन कर सकता है। तो कहीं पर और लफ्ज़ जहाँ जहाँ पर आया मे आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शैल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है? मे है। लाजमी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रिवीजन फाइल किया जाएगा। हाई कोर्ट में रिवीजन सबसे पहले कब फाइल किया जाएगा? दोनों सूरतों में हो सकता है। एक जो क्लियर सूरत है वो कौन सी है कि जहाँ पर एप्लीकेशन जो आपकी मेड की जाती है और अगर उसमें आ जाता है कि जनाब एक्सीड वाला लफ्ज़ आ जाता है तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा? वो उस मामले को एंटरटेन कर सकता है कि जहाँ पर अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सीड द लिमिट्स ऑफ द अपीलेट जुरिस्डिक्शन। एक ये ऑप्शन। और दूसरी जो ऑप्शन है वो कौन सी है कि इवन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, इवन देन हाई कोर्ट उसको क्या कर सकता है? एंटरटेन। अब ये बात करने के लिए इसको हम सपोर्ट करते हैं केस लॉ के साथ। मैंने आपको एक चीज़ सिंपल बताई थी कि कोई भी जो चीज़ कहाँ पर केस लॉ आएगा कि जहाँ पे हमारा लॉ हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, हम कन्फ्यूजन में होंगे या कोई मे का लफ्ज़ होगा, वहाँ पर उसको केस लॉ क्लियर करेगा। अब आप एक केस लॉ लिखें PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज 97, इसकी सपोर्ट में एक केस लॉ लिखते हैं। केस लॉ हमारा क्या है जनाब? PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट, PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज 97। A court is bound to act in accordance with the procedure provided by law. Any deviation therefrom may result in refusal to exercise of jurisdiction or the exercise of jurisdiction not vesting in the court or the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity and will be subject to the correction by the High Court
अंडर सेक्शन 115 कि जब भी कोई अदालत मटेरियल इरेगुलरिटी करेगी, कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगी जो कि उसमें वेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर हमने 16B में क्लियर बता दिया कि कौन सी अदालत की जुरिस्डिक्शन है। जिस अदालत की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर वो चीज़ है उसकी जुरिस्डिक्शन है, किसी और अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब हम ये पॉइंट वहाँ पर हम क्लियर कर चुके कि जनाब जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ़ और सिर्फ उस अदालत की है, तो इसका मतलब है कि इस केस लॉ के मुताबिक जो रिवीजन है वो कहाँ पर फाइल की जा सकती है। रिवीजन मे बी फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर हाई कोर्ट even the value of subject matter is within jurisdiction of district court। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट। तो एक चीज़ हमें क्लियर है दैट सुप्रीम कोर्ट आप कभी भी किसी भी सूरत सिविल कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ डायरेक्टली कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो वो ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब हमने अगली बात डिस्कस करनी है अपील वाली, और उसमें हमने डिस्कस करना है कि ऑल्दो द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 विच इज़ मेड अपीलेबल बाय ऑर्डर 43 बट इट इज़ अपीलेबल व्हेन द प्लेंट इज़ रिटर्न्ड बाय द कोर्ट। अगर प्लेंट रिटर्न की जाती तो हम इसमें जब उसको हल करेंगे ना, हम उसको देंगे कि ऑप्शन ए को पहले देखेंगे कि जो ऑर्डर है वो रिव्यूएबल है या नहीं है, वो पूरा उसको डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्शन बी में हम सिंपल इनकार करेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी की रिवीजन की सारी ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और ऑप्शन डी अपील में जाकर हम ऑर्डर 43 के उस मामले को लेकर आएंगे कि अगर प्लेंट रिटर्न की जाती तो ये क्या होता, ये अपीलेबल होता। क्योंकि प्लेंट रिटर्न नहीं की गई लिहाजा ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, और क्योंकि अपीलेबल नहीं है इट इज़ ओपन टू रिव्यू और रिवीजन। क्योंकि जो ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते वो रिव्यू और रिवीजन, और इसमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन इज़ द रिवीजन। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन पर्टिकुलरली हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जहाँ पर क्या होगा, द कोर्ट हैव एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट। तो जब ये पॉइंट पर्टिकुलरली उसमें है कि अदालत एक ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने जा रही है जो उसमें वेस्टेड नहीं है, द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इज़ रिवीजन। लेकिन इसके साथ साथ रिव्यू का ऑप्शन भी क्या है, अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पर अपील अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का पूरा जो है वो आपका जवाब बनेगा। जब तक आप ये सारे इसमें रेफरेंस सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा।